हेलो। कैसे हो? अच्छे हो सब? चलो, हम हमारा नेक्स्ट अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन चल रहा है, पता ना आप लोगों को। तो रिवीजन कर रहे हैं किसका? अध्याय नंबर 11 नई बुक के अकॉर्डिंग, और पुरानी बुक में शायद ये 12 की प्रश्नावली होगी ना। तो ये है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसका हम अध्याय कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा टारगेट कि इस प्रश्नावली से कितने अंक मिलेंगे आपको इसमें अंक मिलेंगे। कितने मिलेंगे भाई? 5 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 5। इस प्रश्नावली से आप अधिकतम 5 अंक लेके आ सकते हैं। फिर इसमें प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, कितने आएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे टोटल 4। कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? 4 क्वेश्चन आएंगे। किस किस तरह के आएंगे वो देखते हैं। देखो भाई, 3 रहेंगे 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन, और एक आएगा आपके 2 नंबर वाला क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनमें कहीं पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा दूसरा कि आपको ये नहीं आ रहा तो वो कर लीजिए। तो टोटल नंबर आपको लेके आने, सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे इस प्रश्नावली। एक आपके अवसदय में आ जाएगा, एक आपके रिक्त स्थान में आ जाएगा, एक आपके अतिलघु गुणात्मक आएगा 1 नंबर वाला, और एक आपके 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। कोई बहुत हार्ड प्रश्नावली नहीं है, इजी है एकदम से। फॉर्मूला बेस्ड प्रश्नावली है। थोड़ा सा आपको डायग्राम को समझना है और फॉर्मूला रखो, और उसमें उसके क्वेश्चन में जो डाटा दे रखे हैं वो रखिए, कैलकुलेशन कीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मली सब बच्चे आराम से कर सकते हैं। जिनको जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं आराम से कर सकते हैं। 2 फॉर्मूले आपको बेसिकली याद रखने, उनको याद नहीं, आपको रटने की आवश्यकता नहीं, याद करवाएंगे हम अच्छे से तरीके से, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं। तो टोटल नंबर आपको कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे, और कुल क्वेश्चन आएंगे 4, 3 1-1 नंबर वाले, और एक आपके 2 नंबर का। इस प्रकार से यहाँ पर आपके आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, वर्त जानते हैं, ये आपका एक वर्त है, जानते हैं ना वर्त? देखा हुआ, 6ठी क्लास से सीखते आ रहे हैं। वर्त है किसकी आकृति होती है? अरे आप चपाती बनाते हैं, रोटी बोलते हैं, पिज्ज़ा। आजकल पिज्ज़ा तो बीती की साइज का के आकार का ही होता है। तो पहले तो हमने लिखा है वर्त का परिमाप, या इसको क्या बोलते हैं, परिमाप को क्या बोलते हैं? परिधि। तो कोई भी आपकी आकृति होती है, उसके चारों ओर की जो दूरी होती है, जैसे ये हमने आयत पढ़ा था या वर्ग पढ़ा था, इनका परिमाप क्या था? चारों भुजाओं का योग कर देते थे, वो क्या था इसका परिमाप। मतलब किसका ज्ञात किया जाता है परिमाप? हमेशा बंद आकृति का, खुली आकृति का नहीं होता। बंद का क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पे वापस आके आपको मिलना होता है। तो बंद आकृति का परिमाप ज्ञात करते हैं, और वो भी जहाँ से स्टार्ट किया वहीं वापस आके आपको मिलना आता है। चारों ओर की जो बाउंड्रीज होती है उन सब की जो लंबाइयाँ होती हैं उनका योग कर देते हैं, वही क्या होता है? आपका परिमाप होता है। ये आपके राउंड में है, वर्ताकार, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? परिधि बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखो, परिधि क्या होती है इसकी? एक वर्त के अनुदिश, अनुदिश का मतलब जो वर्त होता है उसके अनुदिश, उसके ऊपर जिसके ये यहाँ वर्त है, तो ये वर्त ये है, तो इसके ऊपर ऊपर आप चलेंगे, इसके एक ओर से चलकर एक बार चलने में, एक बार चलने, मान लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, आप ऐसे ऐसे घूम के वापस आप यहाँ पे आ गए, यहाँ उसको बंद कर दिया, तो तय की गई दूरी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी आपने तय की, वही क्या कहलाता है? इसका परिमाप कहलाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? वर्त की परिधि बोलते हैं। अब देखो भाई, वर्त में होता क्या क्या वो देखते हैं। तो वर्त का आपको पता है, वर्त में क्या होता है? आपका सेंटर होता है, मतलब जहाँ पर प्रकार की नोक रख के आप कुछ ओपन करके ऐसे राउंड लगाते हैं, तो जहाँ प्रकार रखा जाता है वो वर्त का क्या होता है? केंद्र। उसको हम किसे दर्शा देते हैं? ओ से। अब आप जानते हैं कि वर्त के केंद्र को परिधि पर अनेक बिंदु, आपके जहाँ आप पेन की नोक रखोगे वहाँ पर आपको बिंदु मिलेंगे। तो किसी भी एक पॉइंट को आप केंद्र से मिला देते हो, जैसे हमने यहाँ पर इसको मिला दिया, तो ये क्या हो गई? वर्त की त्रिज्या। क्या हो गई? त्रिज्या। और एक वर्त में अनेक त्रिज्याएं होती हैं, और सब की सब क्या होती हैं? समान होती हैं एक वर्त के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आता है? व्यास आता है। तो इस प्रश्नावली के अकॉर्डिंग है उनकी बात करेंगे, बाकी वर्त में बहुत कुछ होता है, वो हम 10 की प्रश्नावली में देखेंगे आगे। फिर आता है वर्त का व्यास। देखो, परिधि के एक पॉइंट को आप केंद्र से मिलाओगे, त्रिज्या होगी, लेकिन परिधि के 2 पॉइंटों को आप मिलाओगे और जो केंद्र से होके गुजर जाए, तो यहाँ से आप ऐसे, मतलब एक परिधि का पॉइंट ये हो गया और एक परिधि का पॉइंट ये हो गया, इन दोनों को आपने मिलाया और वो कहाँ से गुजरा? केंद्र से, तो ये क्या हो गया? वर्त का व्यास हो गया। क्या हो गया? वर्त का व्यास।
तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये केंद्र और परिधि का पॉइंट, तो ये तो क्या बन गई त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या ही है और ये भी क्या आपकी त्रिज्या। ओ से लेके बी तक वाली दूरी त्रिज्या, ओ से लेके सी तक वाली भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि व्यास जो होता है वो 2 बार त्रिज्या को जोड़ने पर क्या मिल जाता है, आपको व्यास मिल जाता है। इसका मतलब व्यास क्या हो गया, त्रिज्या का दुगुना। और इसके विपरीत पढ़े तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। मतलब ये पूरी व्यास है तो इसका आधा क्या हो गया, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर लिखना है, तो हम लिख देते हैं जो भी व्यास, यहाँ पर व्यास कौन सा भाई, BC क्या है, आपके व्यास है, क्या आपके व्यास। इसको हम प्राय किस किस से दर्शाते हैं, D से, स्मॉल से भी दर्शा देते हैं, कैपिटल D से भी दर्शा देते हैं। उसके बाद में OA है या फिर आपकी OB है बराबर आपकी OC है बराबर क्या है आपकी त्रिज्या, जिसको हम स्मॉल r से या कभी कभी कैपिटल R से भी दर्शा देते हैं। ये क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है, क्या होती है आपकी त्रिज्या। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि त्रिज्या और इनमें जो आपस में रिलेशन कैसा है उसको आपको देखना है। तो रिलेशन आप देखिए, अभी अभी हमने जो पढ़ा वही बता देते हैं। व्यास का मान किसके बराबर आया भाई, व्यास कब मिला आपको, जब आपने त्रिज्या को क्या किया, 2 बार जोड़ा। मतलब एक ही चीज़ को 2 बार जोड़ते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। तो 2 गुणा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, क्या हो गया 2 गुणा त्रिज्या। मतलब D बराबर क्या हो जाएगा 2r, क्या हो जाएगा भाई D बराबर 2r, या त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी व्यास की आधी हो जाएगी। ये इतना सा आपको याद रखना। ये आराम से आप छठी अभी तक पढ़ के आए, दोबारा से मैं आपको केवल रिविजन ही करा रहा हूँ। 7वीं क्लास में पढ़ा था, 6वीं में पढ़ा था, 8वीं में पढ़ा था, 9th में भी शायद नहीं आया होगा आपकी। ठीक है, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। अब देखो यहाँ पर हमने एक लिखा है कि वृत्त की जो ये परिधि है और उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है। ठीक है, तो यदि आपकी ये जो व्यास परिधि है इसको और जो व्यास है इसको आप अनुपात में लेते हैं तब आपको एक राशि मिलती है। अनुपात बनाते हैं, आपको पता है उसकी मात्रकहीन होती है, उसकी कोई मात्रा नहीं आती, मात्रक नहीं आता है। मतलब वो चाहे सेंटीमीटर में हो चाहे मीटर में, ऊपर और नीचे दोनों सेम इकाई हो जाएगी तो वो कट जाएगी, तो उसकी मात्रा नहीं आती। अनुपात क्या होता है, मात्रकहीन होता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा कि जो आपकी परिधि है और बट्टा व्यास, मतलब किसी भी वृत्त की परिधि में उसी के व्यास से आप डिवाइड करते हैं तो आपको हमेशा एक कांस्टेंट राशि प्राप्त होती है। और उस कांस्टेंट राशि को हमने क्या बोल दिया गया है, पाई बोल दिया गया। उसी को क्या बोलते हैं हम, पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। तो ये पाई क्या आपकी व्यास है, और यहीं से आपका फॉर्मूला बन जाएगा परिधि का। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, देखो भाई यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा वृत्त की परिधि का जो होता है ना आपके, तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, पाई तो है ही, ये व्यास इसके डिवाइड में था, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे इंटू में चला जाएगा। और व्यास को हम क्या लिख सकते हैं भाई, आपको पता ही है व्यास को क्या लिख देंगे, व्यास को क्या लिख सकते हैं 2r, मतलब 2 गुणा त्रिज्या। तो इसको यहाँ से परिधि क्या बन गई आपकी, यहाँ से आपकी परिधि बनी है पाई तो है ही, इंटू व्यास को क्या लिखेंगे 2r त्रिज्या। तो परिधि बराबर क्या हो गया, फॉर्मूला आपका जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, याद कर रखा है। 2 को पहले लिख लिया, फिर पाई, फिर r, और साथ में कोई आ जाएगी आपकी इकाई, मतलब सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर में है, mm में है। तो ये क्या हो गया, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपके हो गया भाई। ठीक है, तो ये तो होता है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, क्या होता है 2πr। अब वृत्त का क्षेत्रफल, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होता है, इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। देखो भाई क्षेत्रफल में इकाई हमेशा कैसे आती है, वर्ग का आती है। क्यों आती है वर्ग, क्योंकि जो भी इकाई है यहाँ पे त्रिज्या का मान रखोगे, जैसे सेंटीमीटर में दे रखी है तो r स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर देगी तो 5 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब उसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर इकाई का भी साथ में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए क्षेत्रफल की इकाई हमेशा कैसे आती है, स्क्वायर में आती है। चाहे परिधि हो, परिमाप हो, इनकी इकाई क्या आती है, जो भी इकाई दी होती है वही आ जाती है, इसका स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक ही बार रखा जाता है, एक ही बार गुणा में होता है, और इसको हम क्या करते हैं, गुणा में 2 बार रखते हैं, तो इसलिए वो इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने क्या किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो ये तो यहाँ तक तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, यानी अभी तक तो हमने वही बातें की जो आप लोगों ने पढ़ी हुई।
आप देखते हैं चाप की लंबाई, एक नया वर्ड आ रहा है। चलो एक चीज़ और बता देते हैं, इससे पहले आपको बता दें पाई का जो मान है वो कितना आपको यूज करना है, 3.14 यूज करना है, या फिर पाई का मान आपको यूज करना है कितना, 22/7। अब देखो जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिस क्वेश्चन में आगे आपको ये नहीं कहा पाई का मान लिख के नहीं दे, मतलब 3.14, तब तक ये यूज नहीं करना आपको, तब तक क्या यूज करोगे, 22/7 ही यूज करोगे। और क्वेश्चन में दिए कोई आपको क्वेश्चन दिया हुआ और उसमें लिख दिया जाए आगे ब्रैकेट में, या ऐसे लिख के दे दे कि पाई बराबर इतना यूज़ कीजिए, तब आपको 3.14 ही काम में लेना है। अन्यथा आपको क्या यूज़ करना है, 22/7 ही यूज करना है। तो 22 में आप 7 का भाग लगाते हैं, ये आपकी अशांत दशमलव संख्या होती है, इसमें आप भाग लगाओगे, कभी ये रुकेगा नहीं, ऐसे डॉट डॉट चलता है। तो लगभग 3 अंक, 2 अंक, दशमलव के 2 अंकों के तक हमने इसको याद करके आपको रखना है, ठीक है। तो ये तो थी आपकी अब तक की पहले की बातें। अब चाप की लंबाई, अब देखो भाई चाप क्या होता है। देखो अभी हम एक चाप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो वर्थ है, हम क्या पढ़ते हैं, चाप की लंबाई। तो ये वर्थ है, इसका ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब परिधि है, परिधि पर कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, इन पॉइंटों को आप एक रेखाखंड द्वारा मिला देते हैं, तो क्या बन जाती है आपकी, जीवा बनती है। क्या बनती है आपकी, जीवा बनती है। जैसे इनको आपने मिलाया, क्या होगी, एक जीवा हो जाएगी। लेकिन सीधी नहीं मिला के इस परिधि के अनुदिश ही आप इसको आप मिला चलते हो, तो इन 2 पॉइंटों के जो बीच की जो ये जो लंबाई आती है आपकी, इसी को हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाप। यानी परिधि पर कोई भी 2 पॉइंट है, कहीं भी ले सकते हैं आप, उनको उन दोनों बिंदुओं के जो परिधि के अनुदिश आप चलोगे तो उनके बीच की जो लंबाई आएगी वही क्या कहलाएगी, चाप कहलाएगा। और उस चाप को क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई बोलते हैं। मतलब यहाँ से लेके ए से लेके बी तक, तो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो ए और बी के बीच में परिधि पर जो हिस्सा बचा हो उसको हम क्या बोलते हैं, चाप। और इन दो के बीच की जो कुल लंबाई आती है उसको क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई। अब देखो आप जैसे ही 2 पॉइंट काम में लिए, तो 2 पॉइंट काम में बनाए आपने परिधि पे, तो इस पूरे वृत्त की परिधि के कितने हिस्से हो गए, 2 हिस्से हो गए भाई। कितने हिस्से हो गए, 2 हिस्से हो गए। ये जो 2 हिस्से होते हैं, इनमें ये तो कौन सा है, लघु है भाई। देखो छोटा दिख रहा है, छोटे को हम क्या बोलते हैं, लघु। तो ये कौन सा है, लघु चाप। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा भाई, देखो ये रेड कलर वाला आपको क्या नजर आ रहा है, लघु है। और ये जो येलो कलर वाला नजर आ, सॉरी येलो नहीं, ग्रीन, ग्रीन भी नहीं है, ये कैसा आपका ब्लू कलर है, ये कैसा है आपकी दीर्घ चाप। कैसा आपके बड़े वाले को क्या बोलते हैं, दीर्घ चाप। तो ए से लेके बी तक ये हो गया आपके दीर्घ चाप, यानी काफ़ी बड़ा चाप है। और रेड कलर वाला आपका कौन सा हो गया, लघु चाप हो गया। अब चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए भी देखो भाई, आपको पता है पूरी जो परिधि है वो किस राउंड पे घूमी हुई, इस पॉइंट के चारों ओर घूमी हुई है। मतलब इस पॉइंट के चारों ओर कितने डिग्री का कोण बना हुआ है, 360 डिग्री का। हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु के चारों ओर जो कुल कोण जो बनता है एक बिंदु के चारों ओर, तो वो कितना डिग्री का बनता है, 360 का। अब यहाँ पर देखो, तो इसका हिस्सा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हिस्सा। तो मैं ये हिस्सा किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा इधर वाला मिटा देता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखो थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी संख्या होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्या होती है, कोई छड़ है, या कुछ आपके पास ऐसे कोई है, मतलब मान लीजिए आपके पास 5 हिस्से या 4 हिस्से हैं, कितने भी हैं, कोई 5 वस्तुएं हैं, उनमें से आपने मान लीजिए एक वस्तु दे दी, तो कितना हिस्सा आपने दे दिया, उसकी भिन्न बनाई थी आप लोगों ने। या 6ठी 7वीं में आप लोगों ने क्या किया था, आकृति से भिन्न बनाई थी। इस प्रकार से आपने आकृति पढ़ी थी ना, कि एक वर्त है, इसके जो ये इस प्रकार से हिस्से बने हुए थे, कुल कितने भी बने हुए थे, जैसे 1 2 3 4 5 हिस्से बने हुए इसके, ठीक है। तो इसकी भिन्न बनाते हैं, तो हर में तो क्या करते हैं, टोटल जो हिस्से होते हैं उनको लिखते हैं, तो बट्टा में 5 आ गया था, ठीक। अब इसमें से हमने कितने हिस्से छायांकित कर रखे थे, यानी जो काम में ले रखे थे, उनकी भिन्न बनाते हैं। तो जितने हिस्से काम में लेते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, अंश में। यहाँ पे कितने को छायांकित किया गया है, 1 को, तो 1/5 बन गई। आप 2 को छायांकित कर दोगे तो इसकी क्या भिन्न बनेगी भाई, 2 के लिए यहाँ से हट जाएगा, क्या जाएगा, अंश में 2 आ जाएगा। हर में उतने चलेंगे। टोटल जो हिस्से होते हैं, टोटल जो पार्ट बने होते हैं किसी भी वस्तु के, वो कहाँ पर लिखे जाते हैं, हर में। और उनमें से कितने आपने यूज किए हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, अंश में। तो यहाँ तो पार्ट्स हो गए, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो हिस्सा हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, एक राउंड के अकॉर्डिंग हो रहा है। हमने शुरुआत में ये लिखा था परिधि के बारे में कि एक वृत्त के अनुदिश
चलने पर जो तय की गई दूरी है वो क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। तो जैसे जैसे यहाँ से आप घूमते चलोगे और वापस इसी पॉइंट पे आओगे तो ये क्या हो गया, एक राउंड लग गया। और एक राउंड में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो अब आपको ये देखना कि इस पूरे 360 में से कितना हिस्से आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ही घूमना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक घूमोगे तो ये आपको पता है कि केंद्र पे तो कोण बनेगा नहीं बनेगा, मतलब यहाँ से चले आप तो ये कोण की लाइन, ये कोण की लाइन, तो इसके बीच में एक कोण बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा, मतलब एक कोण दिया जाएगा। तो आप इतने डिग्री मतलब इतने कोण के ऊपर आप घूमोगे तब जो आपका परिधि का जो चाप बना है वो क्या कहलाएगा, आपको चाप की लंबाई। तो आपने देखा था कि किसी भी संख्या का यदि आपने देखा था कि a का b% ज्ञात किया था, a का b%, तो क्या काम करते थे, जो ये बीच का होता है उससे क्या लगाते हैं, गुणा तो लगाते हैं। तो यहाँ पर प्रतिशत नहीं ज्ञात करके हिस्सा ज्ञात करेंगे। तो हिस्सा ज्ञात करने के लिए टोटल भाग हर में आते हैं कि नहीं आते। तो हमने इसका क्या फॉर्मूला था, a गुणा b/100, ऐसे तो लिखा था। ए बी है, का की जगह गुणा आ गया, बी और प्रतिशत तो कटाया तो क्या लिख दिया था, 100 लिख दिया था। तो यहाँ हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका हिस्सा ज्ञात करेंगे। मतलब ये पूरा जो राउंड है इसमें से इसका इतना हिस्सा, तो पूरा राउंड कितना भाई, 2πr है। कितना है, 2πr। तो पूरा राउंड है 2πr, मतलब परिधि। इसका कितना हिस्सा, थीटा कोण पे हिस्सा, थीटा का भाग। तो थीटा का भाग कैसे मिलेगा भाई, पूरा है 360, उसमें से थीटा निकाल लिया। कितना निकाल लिया, थीटा। तो ये थीटा निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, 2πr तो है ही। और इस थीटा की भिन्न बनाएंगे, मतलब पूरे राउंड में कितने एंगल बना 360 डिग्री का, ये थीटा घूम गए। अभी बताया ना, कुल कितने भाग है, 5। कितने काम में लिए, 2, तो 2 ऊपर आए, जो काम में रहते हैं वो ऊपर आता है, और जो कुल भाग है वो क्या पर आते हैं, हर में आते हैं। तो यहाँ पे कुल कितने डिग्री का कोण है, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 360। अंश में क्या आएगा, कितना यूज किया है, थीटा यूज किया है। कितना यूज किया, थीटा। अब देखो ये 2 से 1 टाइम कैंसिल हो गया, ये कितनी बार, 180 बार। कितनी बार हो गया, 180 बार। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं चाप की लंबाई। तो फॉर्मूला बन के तैयार हो गया आपका, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या देगा, बराबर πr थीटा बटा 180 डिग्री। और लंबाई है, इसका मतलब क्या, इकाई आएगी, इकाई आएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया भाई। एक तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि त्रिज्या, अब देखो इसमें क्या क्या काम में आई, ये क्या है, इस पॉइंट को इसको मिलाया तो ये क्या आई, त्रिज्या आई। तो एक तो त्रिज्या काम में आई, एक थीटा काम में आया। मतलब एक तो आपको कोण दिया जाएगा, मतलब इस कोण पे आपको घूमना इतना, और उसकी त्रिज्या इतनी, तो चाप की लंबाई कितनी आएगी। तो क्या लिखोगे, πr थीटा बटा 180 डिग्री। ये जो भी आपके चाप की लंबाई का फॉर्मूला है, कौन से चाप का है, लघु चाप का। किसका है, लघु चाप। जब तक नहीं कहा जाए क्वेश्चन में तब तक चाप बोले, चाहे त्रिज्या खंड बोले, चाहे वर्तखंड बोले, सब क्या समझने आपको, लघु समझने। क्या कौन से समझने, कि वो किसकी बात कर रहा है, लघु की। दीर्घ की जब भी बात करेगा तो आपको नाम लिख के दिया जाएगा भाई, दीर्घ लंबाई, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड ज्ञात कीजिए, या दीर्घ वर्तखंड ज्ञात कीजिए। तब आपको लिख के दिया जाएगा ये कि ये दीर्घ है, ये आपके काम में लेना है। तो यहाँ पर आप ये देखते हैं कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या बन गया, πr थीटा बटा 180 डिग्री। रटने का नहीं, यहाँ देखो आराम से। कुल परिधि कितनी थी, 2πr। उसका कौन सा हिस्सा ज्ञात करना है, 360 में से कौन सा, कितना थीटा यूज करके, थीटा यूज करके आपको हिस्सा निकालना है। तो 360 में से थीटा की जो भिन्न बनाएंगे वो क्या बनेगी, थीटा बटा 360। मतलब कुल तो आपके हर में आ गया, और जितना यूज किया वो कहाँ गया, आपके अंश में। उससे इसको गुणा का मतलब गुणा ही होता है, तो गुणा लगा दिया। अब ये कौन 2 था और ये 360 कट रहा था, आराम से काट दिया। तो क्या बच गया, πr थीटा बटा 180 डिग्री। इस दीर्घ की बात करता, मतलब ये दीर्घ चाप की। तो दीर्घ चाप की बात करेगा तो यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो यहाँ बताओ अभी कितना कोण बच गया, पूरा तो 360 है, इतने अभी कितना बच गया, थीटा यूज कर लिया तो ये हो गया 360 डिग्री माइनस थीटा। ये बना कि नहीं बना, ये तो बचेगा ना यहाँ पे कोण। तो इस बड़े की बात करेगा तो वही कहानी है, इसकी भिन्न बना लेंगे। इसकी भिन्न बनाओगे तो टोटल तो 360 डिग्री का ही है, और इधर वाला जो एंगल बच गया वो कितना बच गया, 360 माइनस थीटा। तो इसकी जगह दीर्घ चाप का जब आपको लंबाई याद करनी हो, वो आएगा नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप थीटा की जगह क्या लिखोगे, 360 माइनस थीटा। इसकी जगह क्या आ जाएगा, 360 माइनस थीटा आ जाएगा। बाकी यहाँ क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इसमें आराम से कर सकते हैं। तो और फिर दूसरा तरीका ये भी है कि पूरी आपको परिधि निकाल लेंगे, उसमें से ये निकाल देंगे तो ये बच जाएगी आपकी। दूसरा तरीका ये भी है आपकी। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो गया, πr थीटा बटा 180 डिग्री। यहाँ इकाई है क्योंकि त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर ही आएगा। यहाँ थीटा मतलब कोई डिग्री आएगी, यहाँ डिग्री कैंसिल हो जाएगी। तो बाकी इकाई क्या बची, केवल
त्रिज्या वाली इकाई बची है, इसलिए नॉर्मल इकाई आपके आ जाएगी। ठीक है, आप ध्यान से देखो, बहुत इजी प्रश्नावली है और आराम से देखते हो, समझते हो, मन लगा के पढ़ते हो तो 10th क्लास का सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का पढ़ने वालों के लिए। ऐसे तो चाहिए आप 2 साल लेके बैठ जाओ, 3 साल लेके बैठ जाओ, क्या फ़ायदा। तो पढ़ो मन लगा के और आराम से करो। यहाँ थीटा क्या है, यहाँ थीटा है उस चाप के द्वारा केंद्र पे बना गया कोण। चाप का मतलब चाप के दोनों सिरों को यदि आप केंद्र पे मिला देंगे तो उनके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे आपके थीटा लिख सकते हैं इसमें आप कि थीटा क्या है, चाप द्वारा बना केंद्र पे कोण। तो यहाँ पे लिखोगे थीटा क्या है, चाप द्वारा केंद्र पर क्या, अंतरित कोण। ठीक, ये क्या हो जाएगा, थीटा हो गया चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। अब बात करते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। पहले तो बात ये करते हैं कि त्रिज्य खंड होता क्या है, त्रिज्य खंड होता क्या है वो देखते हैं। नाम ही दिख रहा है त्रिज्य खंड, त्रिज्या से खंड बनाना, इन त्रिज्याओं के हिस्से। आप देखो, इसको समझने के लिए आप देखो, आपने बाइक के टायर देखे होंगे या किसी के भी टायर देखे होंगे, उसमें इसमें ये सेंटर में यहाँ पे टायर लगा होता है जिसके सारे यहाँ पर ऐसे ताड़ियाँ होती हैं या कोई रिम इस प्रकार से ये लगे होते हैं, नहीं लगे होते हैं इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से आपके लगे होते हैं। तो इनको क्या मान लेते हैं, टायर को या मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि वो आपके वर्थ है। उसको नहीं करें तो आप मान लीजिए आजकल का पता है आपको पिज्जा आते हैं इस प्रकार से, ये आपके राउंड में, फिर उसको काट दिया जाता है ऐसे ऐसे करके, ऐसे हिस्से बना दिए जाते हैं, बनाए जाते हैं नहीं बनाए जाते हैं। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला मतलब इस प्रकार का ये जो हिस्सा था जो आपने अलग कर लिया, मतलब पिज्जे को खाते हैं इस प्रकार से कटे हुए आते हैं, नहीं आते हैं पूरे लंबे एक साथ जैसे, तो उसका जो एक टुकड़ा होता है वही क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। तो मतलब जब एक किसी वर्त को केंद्र के अकॉर्डिंग यानी केंद्र को शामिल करते हुए काट दिया जाता है, तब जो इसके हिस्से बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उसके त्रिज्यखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, त्रिज्यखंड। तो ये आपका त्रिज्यखंड हो गया। इसी प्रकार से ये जो साइकिल के टायर हैं बोलते हैं, उनमें ताड़ियाँ होती हैं, तो 2 ताड़ियों के बीच का जो हिस्सा है वो भी क्या है, त्रिज्यखंड का। एक ताड़ी है, एक ताड़ी है, और ये ताड़ी कहाँ लगी होती है, यहाँ सेंटर में लगी होती है, तो ये शामिल हो गया। तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या आपके त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड किससे बनता है, त्रिज्याओं से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है, तो कम से कम कितनी त्रिज्याएं से, 2 त्रिज्याओं से निर्मित है, 2 त्रिज्याओं से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है भाई, 2 त्रिज्याओं से। किससे बना होता है, 2 त्रिज्याएं। तो मैं यहाँ पर 2 त्रिज्याएं बना रहा हूँ, ये सेंटर है, एक त्रिज्या मैंने ये बना दी, एक त्रिज्या मैंने ये बना दी, तो ये सेंटर हो गया, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। तो इसके द्वारा जो ये हिस्सा बनाया गया है ये वाला ही क्या कहलाता है आपका, त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। तो देखो ओ ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है आपके बी, तो ये त्रिज्यखंड। यहाँ भी आपको क्या काम करना है, 2 त्रिज्याओं से समझना है। ये कौन सा त्रिज्यखंड है भाई, आपके लघु, क्वेश्चन में नहीं कहा गया तो आपको क्या समझना है, लघु त्रिज्यखंड। कौन सा है, लघु त्रिज्यखंड, क्योंकि छोटा हिस्सा है। और ये जो रेड कलर से मैं इसको छायांकित कर रहा हूँ इस प्रकार से, ये कौन सा हिस्सा बचा, ये भी त्रिज्या से ही बना हुआ, देखो एक त्रिज्या है, एक त्रिज्या है, तो इसका इधर वाला भी तो हो सकता है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला आपके क्या है, कौन सा है, ये वाला आपके हिस्सा है दीर्घ त्रिज्यखंड। कौन सा आपके, ये आपके दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, ये वाला हिस्सा आपके दीर्घ त्रिज्या यानी बड़ा त्रिज्यखंड। तो हमको ये पढ़ना है। अभी देखो पूरा क्षेत्रफल वर्त का क्या होता है, तो यहाँ पे देखो पहले इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इन 2 त्रिज्याओं की 2 त्रिज्याओं के बीच में कोण कितना बना, थीटा बना है। कितना बना है, थीटा बना है। तो यहाँ पर वही कहानी, पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इस बार, लंबाई नहीं निकाल रहे, तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आपको ये टुकड़ा निकालना है, मतलब ये जो पिज्जा आता है, पूरा पिज्जा इतना बड़ा, उसका कौन सा हिस्सा है, ये निकाल लिया। तो ये राउंड के द्वारा कटाएगा, तो किस राउंड के तहत आप निकालें, टोटल तो 360 डिग्री का राउंड बना हुआ है, लेकिन इसमें से कितने यहाँ से लेके इतने राउंड का निकाला, मतलब कितने डिग्री का कोण के ऊपर आपने इसको बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे वो जो जितने डिग्री पे घुमा हुआ उसको क्या मान रखा है, थीटा मान रखा है। क्या मान रखा है, थीटा मान रखा है। तो इसकी वही, इस पूरे क्षेत्रफल की
इस वाले एंगल के सापेक्ष भिन्न बना देंगे, इसके अनुसार भिन्न बना लेंगे, तो इसका वही क्षेत्रफल आ जाएगा। तो गुणा थीटा बटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब कुछ कट ही नहीं रहा है तो डायरेक्ट ही रख देते हैं। तो लघु त्रिज्य खंड का फॉर्मूला आपके लिए तैयार है। तो लघु त्रिज्य खंड का सूत्र क्या हो गया, लघु त्रिज्य खंड का क्या क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, अभी देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, और साथ में इकाई कौन सी आएगी, क्षेत्रफल है, इसलिए क्या लगाओगे, वर्ग इकाई। भाई जब भी क्वेश्चन करो लास्ट में आंसर में या स्टार्ट जैसे जैसे फॉर्मूला लिखें इसमें इकाई जरूर लिखें भाई, अन्यथा आधा नंबर एग्जामिनर काट लेगा और आपके जो नंबर आने की आप लोगों ने सोच रखी है उसमें थोड़ा सा ये आपको रुकावट पैदा कर देगा ना, तो ऐसा काम आप लोगों को नहीं करना है। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से कितने डिग्री के कोण पे त्रिज्य खंड बना है, थीटा पे, तो उस थीटा की भिन्न बना के उसको गुणा कर दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना हो गया 360 डिग्री। कौन से त्रिज्य खंड का, ये लघु का। दीर्घ निकालने के लिए देखो थीटा की जगह आप वो लिख सकते हो, पूरा कौन 360 डिग्री का, उसमें थीटा निकाला तो कौन सा बच गया 360 माइनस थीटा डिग्री बच गया, तो वो यहाँ पे लिख सकते हो। वो नहीं लिखो तो दूसरा तरीका कि पूरे वर्त के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए पाई आर स्क्वायर, उसमें से ये निकाल दीजिए, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके काम में आए, तो मैं इधर लिख रहा हूँ, आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। तो दीर्घ त्रिज्य खंड के फॉर्मूले दो बन जाएंगे आपके, कितने बन जाएंगे, दो। तो पहला तो क्या बनेगा, दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या क्या चाहिए भाई त्रिज्य खंड निकालने के लिए, आपको एक त्रिज्या होनी चाहिए, एक थीटा होना चाहिए, बस दो मान दे देगा तो आराम से निकाल लेते हैं। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करोगे आप, ये ज्ञात करोगे आप, पहला तो पाई आर स्क्वायर कितना 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में कितना देगा 360 डिग्री वर्ग इकाई, ठीक है। या फिर दूसरा कौन सा तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख देते हैं। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अभी देखो इसको हल में एक मान के एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 360 यहाँ गुणा हो जाएगा, फिर पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सेम ये बचेगा, तो ये यहीं से आया। तो आप ये याद रखो, चाहिए याद रखो, आप किसी से भी लघु की बजाय किसका दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ये आपको रखना। क्या क्या मान चाहिए आपको ये लघु त्रिज्य खंड ज्ञात करने के लिए, आर का मान चाहिए और थीटा का मान, मतलब वर्ग की त्रिज्या दी होनी चाहिए और उस दो त्रिज्याओं के बीच में जो कितने डिग्री का कोण बना हुआ है वो देना चाहिए बस। दो त्रिज्य खंड किससे बनता है, त्रिज्याओं से बनता है, किससे बनता है आपके त्रिज्याओं से बनता है। और उसके बाद में हम चलते हैं अब हमारे इसका ये जो अगला वाला हिस्सा है कौन सा है, वर्तखंड, क्या होता है आपके वर्तखंड। तो वर्तखंड को देखिए भाई, ये किससे बनता है, वर्तखंड बनता है भाई किससे, जीवा द्वारा, एक जीवा द्वारा निर्मित भाग। वर्तखंड किससे बनता है भाई, जीवा से बनता है। कैसे बनेगा देखो, ये तो वर्त का सेंटर है, इसको हमने किसे दर्शा दिया, ओ से। अब मान लीजिए मैंने इसकी एक जीवा बना दी। जीवा क्या होती है भाई, परिधि पर कोई भी दो पॉइंटों को आप मिला दें सीधी सी रेखा के द्वारा, यानी एक रेखाखंड के द्वारा मिला दें। तो परिधि के दो पॉइंट हैं, एक तो है ए, एक है आपके बी, इन दोनों का आपने सीधी रेखाखंड के द्वारा मिला दिया। तो इस वर्त के दो हिस्से दिख रहे हैं आपको, देखो इस रेखा से एक रेड लाइन दिख रही है ना, जीवा, इसको हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा। तो इस जीवा से एक तो इसके ऊपर वाला हिस्सा ये इतना बड़ा हिस्सा और एक ये इतना सा हिस्सा, तो इनको हम क्या बोलते हैं, वर्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तखंड। छोटे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, लघु वर्तखंड। क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे हम लघु वर्तखंड। ये तो क्या है आपके लघु वृत्तखंड, मतलब कौन सा हिस्सा है, ये जो मैंने ब्लू कलर का जो हिस्सा किया है, ये तो क्या आपकी लघु वर्तखंड का। और ये जो शेष बच गया आपको, ये इधर वाला, ये कौन सा आपके दीर्घ वर्तखंड। कौन सा है आपके दीर्घ वर्तखंड।
वृत्त खंड, ये आपके दीर्घवृत्त खंड। तो ये दीर्घवृत्त खंड कहलाता है, ये लघुवृत्त खंड कहलाता है। वृत्तखंड कब बनता है? जीवा से। त्रिज्या खंड कब बनता है? त्रिज्याओं से। चाप आपको बता ही दिया, परिधि का कोई भी हिस्सा वो क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। तो ये दीर्घवृत्त खंड है, ये आपके लघुवृत्त खंड है। इसका फॉर्मूला भी वही सेम कहानी है। इसका फॉर्मूला देखो, वैसे इसको देखो, ये जीवा को के दोनों पॉइंटों को आप किससे मिला दोगे? सेंटर से मिला दोगे, ऐसे मिला दोगे। तो ये सेंटर को शामिल करते हुए यानी केंद्र को शामिल करते हुए पूरा देखते त्रिज्यखंड है, उसमें से ये हिस्सा निकाल लिया तो क्या बच गया? ये वाला हिस्सा है, ये एक त्रिभुज का निर्माण करा ना, AOB एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? आपके त्रिभुज। मतलब त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, आपका फॉर्मूला तैयार है लघुवृत्तखंड का। मतलब यही तो चाहिए ना आपको। तो ये क्या है? वृत्तखंड। और ये सेम कहानी, मतलब ये जो त्रिज्याएं दो इनके दोनों पॉइंटों को आप मिला दोगे ऐसे, देखो इसी में से बताता हूँ आपको, इनको आप मिला दोगे तो ये तो बन गया ना। तो ये पूरा त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसमें से ये ऊपर वाला हिस्सा काम में नहीं आ रहा हमें तो ये नीचे वाला लघु ये तो चाहिए ना। तो ये क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बाहर निकाल दीजिए, तो फॉर्मूला तैयार आपके वृत्तखंड का। देखो यहाँ पे, और ये आपको ध्यान रखना ही है कि जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं कहा जाए तब तक चाहे आपके त्रिज्यखंड की बात करें, चाहे वृत्तखंड की बात करें, चाहे चाप की लंबाई की बात करें, इनमें जिसकी भी बात करेगा वो सारे आपको कौन से समझने हैं भाई? लघु। कौन से समझने हैं? लघु। दीर्घ के लिए पूछेगा तो क्वेश्चन में आपको लिख के देगा कि आपको दीर्घ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दीर्घ ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर तो हमसे कौन सी की बात कर रहे हैं? हम लघु की बात करें। तो फॉर्मूला इसके मैं इस साइड लिख रहा हूँ, आपको लिखना है। तो किसके द्वारा निर्मित होता है? ये जीवा के द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा होता है? जीवा के द्वारा। तो लघु वृत्तखंड का सूत्र, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस फॉर्मूले से निकालोगे? अभी तो बताया है भाई। क्या बताया है? जो आपका त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। इसमें से त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है इसको बाहर निकाल दीजिए, इसका क्षेत्रफल। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप किससे ज्ञात कर सकते हैं? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से। तो यहाँ थीटा कौन सा बना हुआ भाई? इन दो त्रिज्याओं के बीच में क्या बना हुआ? आपके थीटा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? थीटा बना हुआ। तो एक फॉर्मूला था आपका ये, आप इसकी सहायता से भी कर सकते हैं। इसमें यदि आपको त्रिभुज में ऊंचाई वगैरह नहीं मालूम हो तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तब आप इसको डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ आपको, उसकी सहायता से आप आराम से कर सकते हैं। जो BSc आर की जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक चलती थी उसमें था, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपके लघु वृत्त ये क्या लिखा है यहाँ पे? लिखना है भाई खंड। ठीक है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये क्या होगा भाई? इसको देखिए, ये होगा आपके, ये तो है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसकी सहायता से आप बिना वृत्त के जो त्रिभुज बना हुआ है, ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसमें डायरेक्ट मान रखिए और आपका आंसर आते जाएंगे। इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा के आपको 90 तक की तो वैल्यू याद है। कभी कभी 120 डिग्री का काम पड़ेगा आपका। तो 120 डिग्री के लिए आप ना आराम से इसको साइन 120 का मान याद रख सकते हैं। ये एक और याद रख लें, 90 तक तो याद कर रखें और 120 आ जाए तो उसको आप याद करके रख सकते हैं। और इसका मान कितना होगा भाई? √3/2 होगा। कितना होगा? √3/2। तो जहाँ भी थीटा 120 डिग्री मिलेगा और वृत्तखंड की बात करेगा तब आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा नहीं पड़ेगी। तब साइन 120 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? √3/2। ये किस प्रकार से है देखो, 90 + 30 लिख देंगे और वो cos 30 में चला जाएगा, वो √3/2 हो जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा याद रखना है। तो मेरे अकॉर्डिंग यदि आप इस वृत्तखंड के क्वेश्चनों को आप करें, इसके सहायता से करें, ज़्यादा ईजी रहेगा। वो ऐसा याद रहेगा कि इसमें आपको कभी ये ऊंचाई नहीं देगा, तो ऊंचाई निकालने के लिए आपका बहुत ज़्यादा काम लेंथी हो जाएगा। उसको ज्ञात करने के लिए निकाल सकते हैं, आपको दिक्कत ही नहीं, आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ आलम डाल देंगे तो ये इसको समद्विभाजित करेगा, वो 10th की प्रश्नावली यूज़ करके।
तो उससे आप करेंगे काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो मेरी राय आपको यही है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और इसमें आपको साइन 0 का मान पता है 0 होता है। साइन 30 डिग्री दे दे तो 1/2 आ जाएगा, 45 डिग्री दे दे तो 1/√2 आ जाएगा, 60 डिग्री दे दे तो √3/2 आ जाएगा, 90 डिग्री दे दे तो 1 आ जाएगा, और 120 दे दे तो आपको √3/2। ये याद रखना है कक्षा 60-90 तक तो याद कर रखे हमने प्रश्नावली में, त्रिकोणमिति में। तो ये कक्षा याद रखना, इससे डायरेक्ट आपके फॉर्मूले से यहाँ पर काम हो जाएगा। तो ये आपको लिखना है। अब आपको दीर्घ की बात करें कि दीर्घ ज्ञात करना है, तो दीर्घ ज्ञात करना है तो इसमें आप थीटा चेंज कर सकते हो। तो इधर थीटा कितना बनेगा, वही 360 माइनस थीटा, तो यहाँ वो रख दोगे। या फिर इसका दूसरा तरीका, पूरे वर्त का क्षेत्रफल, ये जो पूरा वर्त है ना ये वाला, इस पूरे वर्त के क्षेत्रफल में वर्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। मतलब ये तो है ही है, और इधर माइनस क्या लग जाएगा, πr²। यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा फिर भाई, ऐसे नहीं निकलेगा ना, ऐसे इस प्रकार से। तो ये किसका हो जाएगा, दीर्घ का हो जाएगा। किसका हो जाएगा भाई, ये आपका किसका बन गया, दीर्घ का। किसका बन गया, दीर्घ का। तो दीर्घ का याद नहीं करना है, दीर्घ का पूछेगा हम वही तरीका अपनाएंगे, पूरे वर्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर इसमें से ये लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बाहर निकाल देंगे। अब हमने जो ये पढ़ा है अभी तक, जो फॉर्मूले पढ़े हैं, ये आप लोगों के समझ में आए होंगे उम्मीद करते हैं। और यदि आप ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको इसी प्रकार से अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। तो ध्यान से पढ़िए, इनको लिखिए एक बार और याद रखें। एक बार में समझ में नहीं आया, दूसरी बार और देख लीजिए, आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, आपको कभी कभी क्वेश्चनों में कोण वगैरह दिए नहीं जाएंगे, तो उन कोणों को ज्ञात करने के लिए घड़ी की हेल्प लेते हैं। मतलब घड़ी आप लोगों ने देखी हुई है, तो घड़ी की हेल्प हम लेते हैं। तो थोड़ा सा घड़ी के बारे में देखते हैं, तो घड़ी के बारे में देख लेते हैं। चलो ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। और आपको इतनी अच्छी लैंग्वेज में क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपको कि आपके एग्ज़ाम में जैसा आपको बताया था ना वैसा आप करोगे तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। मतलब कोई क्वेश्चन सही होगा, छोटी मोटी तो गलतियाँ होती हैं वो नहीं होंगी आपसे। मतलब लैंग्वेज में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको, क्वेश्चन की भाषा शैली सब आपको इजी वे में यहाँ पे करवाया जा रहा है। और समझ में नहीं आए, जहाँ भी नहीं आए, आप हमें बताएं कमेंट में कि सर यहाँ पे कोई समस्या हमारे, तो उसको सोल्व किया जाएगा ना। तो आप आराम से देखिए। अब देखो हम कुछ घड़ी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, घड़ी के बारे में। तो एक हम घड़ी बना लेते हैं भाई, पहले क्या बना लेते हैं, एक घड़ी बना लेते हैं समझने के लिए। तो यहाँ हेडिंग भी लगा सकते हैं, घड़ी की सुइयों द्वारा निर्मित कोण सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, घड़ी की सुई द्वारा, घड़ी की सुइयों द्वारा निर्मित कोण, मतलब किस प्रकार से कोण बनेंगे वो सीख रहे हैं। तो ये घड़ी बना ली, ठीक है। अब घड़ी बनाने के बाद में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ आपको पता है घड़ी की सुइयाँ ऐसे बीचों बीच लगी होती हैं। यहाँ लगी होती है, नहीं लगी होती। यहाँ क्या लिखा होता है भाई, 12 लिखा होता है। यहाँ कितने लिखे होते हैं, 3। यहाँ कितने लिखे होते हैं, 6। यहाँ कितने लिखे होते हैं, 9। यहाँ क्या लिखा होता है, 1। यहाँ क्या लिखा होता है, 2। यहाँ कितना लिखा होता है, 4। यहाँ कितना लिखा होता है, 5। यहाँ कितने, 7। यहाँ कितने, 8। यहाँ 10 और यहाँ कितने, 11। इस प्रकार से आपकी ये घड़ी होती है नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटे 2 ही सुइयाँ काम मिलेंगे, एक घड़ी की मिनट की और एक घंटे की। तो घंटे वाली आप देखते हैं कि यहाँ पर एक सुई होती है, ठीक। वो छोटी टाइप में होती है, लेकिन हम इसको पूरा मानते हैं कि त्रिज्या की तरह काम करेगी घड़ी की सुई, है ना। तो ये आपके रेड वाली जो सुई है, ये वाली, ये थोड़ी किसकी बना रहे हैं हम, ये आपकी सुई है कौन सी है भाई, घंटे की। किसकी है, घंटे की, ठीक। और एक बना लेते हैं हम मिनट की, बना देते हैं। किसकी बना देते हैं, मिनट की। आपको पता लंबी भी होती है और घंटे वाली सुई से क्या होती है, पतली भी होती है, ये आप समझते हैं। तो एक सुई आपकी मिनट वाली है। अब देखो ये कितना कितना कोण बनाएगी वो आपको देखना है। वैसे तो आपकी बढ़ती है, सेंटर ये बन गया जहाँ पे ये लगी हुई है, ये क्या आपकी इसका सेंटर, इसके सारी तो लगी हुई है यहाँ पर, तो ये क्या आपकी सेंटर यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। अब देखो पहले घंटे की बात करते हैं
ये घंटे वाली सुई यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, ऐसे ऐसे घूम घूम के आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, जब वापस आएगी तो कुल कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे। तो ये जो पहले बात कर रहे हैं हम किसके, घंटे वाली सुई, पहले किसकी बात करें? घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं। तो घंटे वाली सुई से क्या क्या कोण बने वो देखते हैं। देखो, तो घंटे वाली जो सुई है वो उसने क्या किया भाई, यहाँ से मान लीजिए वो 12 पे थी, वापस घूम के 12 पर ही आ गई, तब एक राउंड हो गया ना। तो एक राउंड होने में कितना टाइम लग गया इसको? 12 घंटे हो गए। कितने हो गए? 12 घंटे। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 12 घंटे में, घंटे को मैं ऐसे दर्शा रहा हूँ, और तो 12 घंटे में जो कोण बना घंटे में बना कोण, एक राउंड पे कितने डिग्री का कोण बनता है भाई वर्त में? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का भाई? 360 डिग्री का। तो यहाँ से एक चक्कर लगाया, यानी 12 पे सुई थी पहले, फिर वापस 12 पे आ गई, कितने डिग्री का कोण बन गया? 360 डिग्री का। अब से कोई कहे कि एक घंटे में कितना बनेगा? एक घंटे का मतलब ये सुई कहाँ चली जाएगी? यहाँ पर एक पर आ जाएगी। कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर। तो ये इतना राउंड ले लिया ना इसने, ये कितना कोण बनेगा ये ज्ञात करते हैं। तो एक घंटे में बना कोण, एक एक नियम यूज कर लेंगे यहाँ पे। बना कोण, जैसे मान लीजिए 10 पेंसिलों का मूल्य इतना होता है, तो 5 का बताइए, 1 का बताइए, तो क्या करते हैं, जो संख्या होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये यहाँ पे इससे डिवाइड कर देंगे इसको। तो कितना हो गया भाई? 360 डिग्री बट्टा कितना हो गया? 12, और 360 में 12 का कितने बार भाजेगा? 30 बार, यानी 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक घंटे में यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना भाई? 30 डिग्री का कोण बना। कितने डिग्री का बना? 30 डिग्री का। अब मिनट वाली सुई की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? मिनट वाली सुई की। यहाँ से घंटे को यदि मिनट में बदलना चाहिए तो यहाँ से देखिए आप कि एक घंटे में कितने मिनट होती हैं, यानी घंटे वाली सुई मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यानी वो देखना आपको। तो एक घंटे में कितने मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। कितनी होती हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में भी तो एज इट इज यही तो बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको एक घंटा पढ़ लीजिए या 60 मिनट पढ़ लीजिए, कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का। तो यहाँ से बात करें कि एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी जो आपकी घंटे वाली सुई है वो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी वो आपको देखना है। तो मैंने हेडिंग यहाँ लगा दी थी ऊपर की घंटे की सुई की बात कर रहे हैं। तो ये जो कोण बन रहे हैं वो किसकी सुई से बन रहे हैं? घंटे वाली सुई से बन रहे हैं भाई। कौन सी सुई से बन रहे हैं? घंटे वाली से। तो इधर 30 डिग्री तो है ही आपके, और किसका डिवाइड लग जाएगा? 60 का डिवाइड लग जाएगा। तो ये कितना आ गया? 1/2 डिग्री, यानी आधे डिग्री का कोण बनाएगी। क्या करेगी? आधे डिग्री का कोण बनाएगी। तो कोण को ब्रैकेट के ऊपर नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये आधे डिग्री का कोण बनाएगी। तो घंटे वाली सुई एक मिनट में आधे डिग्री का 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। ये तो घंटे वाली सुई की बात हो गई। तो आपको याद रखना, जहाँ भी क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अब बात करते हैं मिनट वाली सुई की। तो आपको याद रखना, मैंने तो ये याद रखना और ये याद रखना, यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये तो समझने की प्रोसेस के लिए आपको बताया। अब बात करते हैं मिनट वाली सुई की। किस वाली सुई की? मिनट वाली की। तो अगली बात करते हैं हम किसकी? मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, इससे किस प्रकार से कोण बनेंगे वो हम देखते हैं ना। तो उसको हम आसानी से देख लेंगे। तो यहाँ देखो भाई, ये मिनट वाली सुई है। इस मिनट वाली सुई मान लीजिए एक बार की 4 पे, यहीं से हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से एक राउंड लगा के आएगी यहाँ तक। एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा इसको? 60 मिनट लग गई। एक चक्कर में कितने मिनट होती हैं? 60 मिनट। तो यहाँ पर आपको पता है कि 1 मिनट यानी 60 मिनट में, 60 मिनट में बना कोण कितने डिग्री का होगा भाई? 60 मिनट में कितने डिग्री का बना देगी? 360 डिग्री का बना देगी। ये 60 मिनट में बना देगी, क्योंकि इसने एक राउंड लगाया मिनट वाली ने, और कितने डिग्री का बना दिया? 360 डिग्री का बना दिया। तो एक मिनट में कितने का बना देगी वे, ये बता दीजिए। एक मिनट में बना कोण, तो यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। 60 मिनट में इतना बना रही है, तो एक मिनट में 60 से डिवाइड कर दोगे, कितने बार गया भाई? 0 से 0 कैंसिल, 6 डिग्री। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। तो आपको ज़्यादातर क्या काम में आएगा? क्या काम में आएगा? ये काम में आना है। तो ये आपको ध्यान रखना है,
1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 6 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? 6 डिग्री का। अब ये तो था आपकी इस प्रश्नावली में आपको समझने वाले फॉर्मूले, जिनकी हेल्प से जो हमने अभी तक पढ़ा है ये आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो और याद हो गया आप लोगों के, तो इस प्रश्नावली के 5 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। 1 नंबर वाला कैसा भी क्वेश्चन आए सब तरह से आपको समझा दिया गया है, मतलब अलग अलग भाषा यूज करके किस प्रकार से घड़ी काम करती है, जो साइकिल के टायर वगैरह हैं वो, और इन्हीं के द्वारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आपके क्वेश्चन है उनको हम लोगों को करना है। 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्वेश्चन की क्लास हम नेक्स्ट लेके आएंगे कल, ठीक है नेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ 1-2 आपके लिए कि जो अच्छे से 2-4 क्वेश्चन है वो तो करवा दें ताकि आपके समझ में आया नहीं, मतलब ये घड़ी वाले ही कर लेते हैं। चलो तो घड़ी वाले हम क्वेश्चन करते हैं 2-4। तो अपनी बुक में आप क्वेश्चन देख सकते हैं। वैसे तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको पता है टाइम लगता है और आपके पास टाइम है नहीं, क्योंकि आपके लिए तो टाइम अनमोल है, अभी आपका टाइम बचना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं आपके लिए पहले से लिख के इसलिए रखते हैं ताकि आप लोगों के ज़्यादा दिक्कत समस्या नहीं आए। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन है प्रश्नावली का, वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक 6 सेंटीमीटर, अपनी बुक में क्वेश्चन देखेंगे, मैं केवल आपको हल करवा रहा हूँ ना। तो प्रश्नावली आपकी 11 की है, 11.1 बोल दें या कुछ भी बोल दें। पुराने वाले में कौन सी है भाई? 12.2 है। आपको कौन सी पढ़नी है? 12.2, और नए वाले में 11.1 पढ़नी। इसका पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, उसका हल देख रहे हैं, ठीक है। तो हल आपको देखना है। तो क्वेश्चन ऐसा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक तिर्यक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। आपको क्या क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए पहले। एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, तो क्या दिया हुआ? वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। किस प्रकार से करोगे आप? वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई? आपको त्रिज्या किसे दर्शाते हैं? आर से। कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है भाई? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण दिया हुआ है। क्या दे रखा आपको? कोण। कोण किसके द्वारा दर्शाया था हमने? थीटा के द्वारा। तो थीटा कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ भाई? 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। अब फॉर्मूला त्रिज्य खंड का बताना है, तो त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अब देखो इसमें ये नहीं कहा कि लघु बताना है, दीर्घ बताना है, कुछ बताना है। तो त्रिज्य खंड ही नाम आया तो हमें क्या निकालना है? केवल कौन सा समझना है? लघु वाला समझना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? अच्छे से आप लिखोगे उस फॉर्मूले को। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, और साथ में क्या आएगा? इकाई का स्क्वायर, यानी वर्ग इकाई। अब यहाँ से मान रख देते हैं। मान रखोगे पाई का मान, देखो क्वेश्चन में कुछ कहीं पर नहीं कहा हुआ कि कितना रखना है, तो जब तक नहीं कहा दे तब तक आपको क्या का यूज़ करना है? 22/7 ही यूज़ करना है, ठीक है। आर का मान कितना दिया हुआ? 6, स्क्वायर है तो 6 गुणा 6 हो गया। थीटा की जगह कितना करोगे? 60 डिग्री, और बट्टा में कितना है? 360 डिग्री। अब इकाई क्या होगी? किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 6 के पहाड़े से 1 बार, ये कितनी बार लाड लो? 6 बार। और फिर ये देखिए, ये 6 के पहाड़े से 1 बार, और ये भी 6 के पहाड़े से कितनी बार? 1 बार। तो यहाँ पे क्या क्या बच गया आपके पास? आपके पास बच गया 22 गुणा 6। 22 गुणा 6 कितना हो गया भाई? 132। इसको गुणा करके लिख देंगे 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट में आपको लिखना है अतः त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन करोगे तो चाहे आपका 1 नंबर का आए, चाहे आपके लिए 2 नंबर का आए, तो उसकी इतनी मदद नहीं होगी कि वो नंबर काट ले आपके, क्योंकि आपने इस तरीके अच्छे से कर दिया आप लोगों ने, तो आपको पूरे नंबर देगा। पूरी तो इकाई रखनी है याद करके, किसका वर्ग क्षेत्रफल की किसके में आती है? वर्ग में आती है, तो स्क्वायर लगाना है, या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अच्छे से फॉर्मूला लिखना है, तो डाटा दे रखा है उनको लिखना है, फॉर्मूले को लिखना है, फिर अच्छी सी कैलकुलेशन करनी है, साफ सुथरी एकदम से, ठीक है।
तो ये आप लोगों को काम करना है। यदि रफ काम के लिए आप बार बार पन्ने पलट रहे हो तो उसका आसान सा तरीका बताता हूँ आपको। आप क्या करें, साथ में जैसे ही एग्जाम में काम करेंगे तो अपनी जो पेंसिल होती है ना, कच्ची पेंसिल आप बोलते हैं, वो साथ में रखो। ये क्वेश्चन इधर कर रहे हो, पेज में इधर जगह बची हुई, तो यहाँ पर कच्ची पेंसिल से आप कैलकुलेशन कर सकते हो और फिर उसको इरेजर की सहायता से वापस मिटा दोगे। तो कोई आपको बार बार ऐसे पन्ना पलटने की इनकी आवश्यकता नहीं होगी। और ताकि आपने जो किया बार बार ऐसे करने पर दूसरे मान दिख जाते हैं कभी कभी, तो जल्दबाजी में बच्चा घबराहट में दूसरे मान लिख देता है, तो ऐसे होने की संभावना भी, यानी गलत होने की संभावना भी कम हो जाएगी और आपका काम भी साफ सुथरा हो जाएगा। यहाँ पेंसिल से किया, लास्ट में इरेजर से वापस मिटा दिया। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है। अभी हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश चौथा अंश, दूसरा क्वेश्चन है। नाम क्या बोला है? चतुर्थांश। क्या बोला हो भाई? चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा। तो ये जो वर्त हो गया, इसके कितने हिस्से कर दिए? 4 हिस्से कर दिए। तो ये एक हिस्सा, ये क्या कहलाता है आपका? चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है? चतुर्थांश। तो इसके दो तरीके हैं आपके सोल्व करने का। एक तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका चौथा हिस्सा करेंगे, मतलब इसको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। तो किसी भी वर्त का चतुर्थांश का फॉर्मूला ये हो गया पाई आर स्क्वायर बटा 4 वर्ग इकाई। तो ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये किसका है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे? बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बटा 4। इसे भी कर सकते हैं, त्रिज्या मिल जाए तो। दूसरा आपको पता है कि चतुर्थांश यानी किसी भी वस्तु के 4 बराबर हिस्से करते हैं। तो ये 360 डिग्री का, तो इसके 4 बराबर हिस्से करोगे तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण मिलेगा भाई? 90 डिग्री का। तो थीटा के 90 डिग्री मिल गया, तो वह क्या बन गया? फिर तिर्यकखंड बन गया। ये क्या बन गया? दो तिर्यें हो गई ना, तो ये तिर्यकखंड बन गया। आप जिनकी सहायता से करना चाहिए उनकी सहायता से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके से बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिए। तो ये है आपके एक वर्त है, ये जिसका सेंटर है। चतुर्थांश का बताना मतलब इसकी बात कर रहा है आपसे। तो कोण तो बना हुआ 90 डिग्री का, ये ओ है, त्रिज्या ये है आपकी, इसको ए मान लिया और इसको क्या मान लिया? बी। ये थीटा है, ठीक है। इसकी आपसे बात कर रहे हैं, ये क्या आपके थीटा, इस वाले हिस्से की आपसे बात कर रहा है। तो त्रिज्या देखो आप लोगों के दे नहीं रखी है, नहीं दे रखी है ना त्रिज्या, तो नहीं दे रखी तो मान लेते हैं। आपको क्या दिया हुआ है? वृत्त की परिधि दे रखी है। क्या दे रखी है भाई? वृत्त की क्या दे रखी है? परिधि दे रखी है। और वृत्त की परिधि कितनी होती है? दे रखी है आपको 22, क्या दे रखी है? सेंटीमीटर। क्या दे रखी है भाई? सेंटीमीटर। तो पहले मानना भाई, माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या है? आर मान ली। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। उसका मान तो आपको दिया है, कितना देर का? 22 सेंटीमीटर। मान रख दीजिए, आर का मान आ जाएगा यहाँ से, आसानी से आएगा। देखो 2 अचर राशि है, पाई अचर राशि है, 22 बटा 7, आर का मान ही बचा हुआ है। तो 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा आर बराबर कितना है? 22 सेंटीमीटर। यहाँ से आर का मान निकाल लीजिए। तो 22 सेंटीमीटर तो आपके RHS में पहले से ही है। अब देखो भाई, इस आर के गुणा में वो कहाँ चला जाएगा? भाग में। 2 गुणा में है, 22 गुणा में है, भाग में चला गया, और जो भाग में था वो गुणा में आ जाएगा। तो 22 से 22 कैंसिल, क्या बच गया? 7 बटा 2 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना आ गया? 7 बटा 2 सेंटीमीटर। ये तो आपकी त्रिज्या आ गई। अब चूंकि हम जानते हैं, अब चूंकि यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? पाई आर स्क्वायर बटा 4 वर्ग इकाई। ये होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ मान रख दीजिए इसके आगे का, तो क्या होगा भाई?
पाई का मान कितना होता है 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर, आर की जगह कितना आया 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि आर स्क्वायर है और सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से ये 7 कैंसिल और इस 7 से ये 7 कैंसिल, ठीक है। और गुणा में कितना भी है 4 भी आपकी, ये 4 तो छोड़ दिया ना हमने, 4 22/7 ये रख दिया। आर स्क्वायर का मान 7/2 गुणा 7/2। अब देखो भाई ये 2 से 1 टाइम, ये कितनी बार 11 बार, तो क्या क्या बच गया क्षेत्रफल में आपके पास बच गया भाई 11/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आप 4 का भाग लगाते हैं तो आपके पॉइंटों में मान आ जाएगा, अन्यथा आप इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 7/2 क्या आ गई थी, त्रिज्या आ गई थी, और पाई आर स्क्वायर इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसमें किसका भाग लगा दिया आपने 4 का, तो वर्ग का क्या बन गया चतुर्थांश बन गया। क्या बन गया चतुर्थांश, तो 22/7 ये पाई का मान रखा, आर स्क्वायर 7/2 गुणा 7/2। सॉरी देखो गड़बड़ कर दी ना जल्दबाजी में, यहाँ क्या लिखना था 2 लिखना था भाई। चलो दोबारा देखो 1 मिनट, क्या बना ये पाई की जगह तो क्या आएगा 22/7, आर की जगह है 7/2 गुणा 7/2, और फिर बट्टा में कितना है 4 भी है, और ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये 2 से देखो 1 टाइम्स, ये कितनी बार 11 टाइम्स, और ये 7 के पाड़े से 1 बार कट गया, और ये भी कितनी बार कट गया 1 बार कट गया, और कुछ कटा नहीं, तो ऊपर तो क्या बच गया 11 गुणा 7 कितने हो गए 77, और बट्टा में कितना है 2 गुणा 4 कितने हो गए 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी क्या हो गए आंसर आ गए। देखो छोटी सी गलती, लिखना बोला तो 2 ही था, लेकिन लिखा गया 7, उसकी वजह से कैलकुलेशन गलत हो जाती है। ऐसी आपके साथ भी एग्जाम में होती है, सब बहुत बच्चों के साथ होती है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रख कर, मतलब जो बोल रहे हैं वो लिखा है या नहीं लिखा है, ऐसा समझाने के लिए हमने ऐसा आप लोगों के साथ किया था। तो ये आप लोग ध्यान से करेंगे देखो भाई, तो फिर आप बोलेंगे हम क्वेश्चन तो सारे करके आगे, नंबर हमारी सही नहीं आए, ऐसा नहीं होगा ना। तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि जो बोला वही लिखा है, ध्यानपूर्वक काम करेंगे, तो ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी की बात करेंगे हम, आगे क्वेश्चन सीख देखेंगे अगले हिस्से पार्ट में, जो नेक्स्ट आपके लिए आपको मिलेगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताओ, शेयर करो। धन्यवाद।